जय हिंद साथियों, मैं मोहन पारासर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जो हम पढ़ रहे हैं नीति निर्देशक तत्व, इसमें हमने अनुच्छेद 36 पढ़ा, जिसमें राज्य की परिभाषा है। और इसमें कहा गया है कि राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 के लिए अनुच्छेद 12 में। हमने अनुच्छेद 38 पढ़ा, इसमें कहा गया कि राज्य सामाजिक समानता की स्थापना करेगा, आर्थिक सामाजिक न्याय की स्थापना करेगा, लोक कल्याण की वृद्धि करेगा और जो समाज के अंदर असमानताएं उन्हें कम करने का प्रयास करेगा। हमने पढ़ा अनुच्छेद 39 ए बी सी डी ई एफ, इस तरीके से पढ़ा। परंतु एक अनुच्छेद और है 39 में, वो है ए कैपिटल वाला 39 ए, ये बड़ा वाला है। कौन सा है, ध्यान रखना। तो इसे कब जोड़ा गया, तो इसे 42वां संविधान संशोधन, इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। इसमें क्या प्रावधान है, इसमें कि राज्य समान न्याय, राज्य समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा, विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। राज्य समान न्याय और उन्हें विधिक निःशुल्क सहायता, यानी इसमें कहा गया है समान न्याय। अरे कुछ लोग समाज में ऐसे हैं जो न्याय से वंचित हैं। क्या है साहब, समान न्याय, राज्य समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता। समाज के अंतर्गत ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें समान न्याय नहीं मिल रहा, तो राज्य उनके लिए उन्हें समान न्याय उपलब्ध कराएगा। क्या कराएगा साहब, समान न्याय उपलब्ध कराएगा। और कुछ लोग जैसे बीपीएल वगैरह, SC ST के कमज़ोर लोग हैं, इनके पास इतना धन नहीं है कि वो अपना वकील कर सकें। क्या कर सकें, वकील। तो इसके लिए गवर्नमेंट उन्हें सरकारी वकील उपलब्ध कराएगी। और आपने देखा होगा कि इनके लिए सरकार ने वकीलें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, केंद्र लेवल पर और प्रत्येक राज्य के स्तर पर यहाँ पर इनके लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो इसमें अनुच्छेद 39 ए में कहा गया है कि राज्य समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। इस तरीके से अनुच्छेद हुआ 39 ए। तो ये बड़ा है, इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। बस इतना ध्यान रख लेना कम से कम कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। ये राज्य के लिए निर्देश है और राज्य से पूरा भी कर रहा है। अब है अनुच्छेद 40, इसमें राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। यानी इसमें कहा गया है कि राज्य किसका गठन करेगा, ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। और हम देखते हैं कि 73वें संविधान संशोधन 1992 में इनको हमारे यहाँ भाग 9 में, भाग 9 और अनुसूची 11 भी। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक जो 16 अनुच्छेद हैं, इनमें इस अनुच्छेद 40 को प्रभावी कर दिया गया है, यानी लागू कर दिया गया है। यानी
ग्राम पंचायतों का गठन कर दिया गया है। इस तरीके से अनुच्छेद 40 क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो अनुच्छेद 40 में कहा गया है राज्य किसका गठन करेगा, ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। अब बात करें अनुच्छेद 41, इसमें कहा गया है राज्य कुछ दशाओं में, राज्य कुछ दशाओं में काम शिक्षा व लोक सहायता उपलब्ध कराएगा। यानी अनुच्छेद 41 कहता है कि राज्य कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता उपलब्ध कराएगा। यानी वो क्या कराएगा साहब, काम देगा, शिक्षा देगा और लोक सहायता देगा। अब वो दशाएं कौन कौन सी होंगी ये पूछ सकता है, वो दशाएं कौन कौन सी होंगी। तो दशाएं की बात करें, दशाएं कौन कौन सी हैं, तो बेकारी, जब आदमी बेकारी हो तो उसे काम दे, बुढ़ापा, निःशक्तता, इन दशाओं में क्या दे, काम दे, तो नरेगा काम दे रहे हैं। शिक्षा को तो एक अधिकारी बना दिया अनुच्छेद 21 कौ में। और लोक सहायता अभी आपने देखा कि लॉकडाउन के अंतर्गत गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोगों के खाते में अलग अलग धनराशि भेजी, उन्हें बहुत सारी छूटें दी गई, भोजन, अनाज, राशन पानी दिया गया, तो लोक सहायता उपलब्ध करा रहा है। दशाएं बेकारी, बुढ़ापा, निःशक्तता, इस तरह की इन दशाओं में उसे क्या देगा, काम, शिक्षा और लोक सहायता उपलब्ध कराएगा। तो अनुच्छेद 41 कहता है राज्य कुछ दशाओं में, सर्टेन कंडीशन, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता उपलब्ध कराएगा। और दशाएं हैं बेकारी, बुढ़ापा, निःशक्तता आदि, इन दशाओं में राज्य क्या कराएगा, काम देगा, शिक्षा देगा और लोक सहायता उपलब्ध कराएगा। इस तरीके से अनुच्छेद क्या हुआ 41। देखो 41, 42, 43 ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनको हम क्रम से याद भी कर सकते हैं। अगर बात करें 42, ये कहता है कि कार्य की न्यायोचित व मनोवांछित दशाएं उपलब्ध कराएगा तथा महिलाओं को प्रसूति में सहायता उपलब्ध कराएगा। महिलाओं को प्रसूति में क्या उपलब्ध कराएगा, सहायता उपलब्ध कराएगा। देखो 41 में काम मांगा, अब 42 में कह रहे हैं कि हमें काम तो दे दिया परंतु कैसा होना चाहिए, न्यायोचित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, न्यायोचित होना चाहिए, मनोवांछित होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कार्य करने में हमें कोई दिक्कत आए, परेशानी हो, शारीरिक और मानसिक कष्ट का क्या हो, अनुभव हो। इस तरीके से वो मनोवांछित और न्यायोचित दशाएं उपलब्ध कराए। जैसे वहाँ पर उचित हवा आनी चाहिए,
गर्मियों में एसी होना चाहिए, सर्दियों में, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ समझाने के लिए, गर्मियों में क्या होना चाहिए, एसी होना चाहिए, सर्दियों में साहब हीटर होना चाहिए, ठंडा पानी होना चाहिए, श्राम होनी चाहिए, ऐसा नहीं धूप में काम कर रहे हैं, और एक उचित घंटे होने चाहिए। क्या होने चाहिए, ऐसे नहीं कि पूरे दिन काम कर रहे हैं, तो मनोवांछित और उनकी इच्छा अनुसार उन्हें टाइम पर काम मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है धूप में काम करवा रहे हैं। तो मनोवांछित और न्यायोचित दशाएं उपलब्ध कराएगा। और महिलाओं को क्या देगा, महिलाओं को जो प्रसूति में क्या देगा, सहायता देगा। तो सहायता दे रहा है साहब, कैसे दे रहा है, यानी कार्य के लिए बहुत सारे नियम बना दिए कि आप इतने घंटे से इतने घंटे कार्य नहीं कराएंगे, ये इतने बजे से आपको इतना तो पेमेंट देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। इस तरीके से बहुत सारे क्या बना चुके हैं कानून। हम महिलाओं को प्रसूति में सहायता, जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसे 6 माह की क्या दी जाती है, पेमेंट मिलता है और छुट्टी दी जाती है। और उस जो सरकारी हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है वहाँ पर पैसे भी मिलते हैं, कुछ खाने पीने का भी सामान मिलता है, फ्री ऑफ डिलीवरी होती है जो प्रेग्नेंट होती हैं, तो प्रसूति में सहायता भी उपलब्ध करा रहा है। अब साहब बात करें 43 की, तो 43 क्या कहता है कि मजदूरों या जो कामगार हैं उन्हें जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी उपलब्ध कराएगा। अरे भैया आपने काम दे दिया, उचित दशा दे दी, परंतु आप इतना वेतन दे दें कि वो अपना जीवन एक गरिमापूर्ण सही से यापन कर लें। ऐसा नहीं काम दे दिया परंतु उचित वेतन, उचित मजदूरी प्राप्त नहीं हो रही है। तो इसमें कहा गया है कि मजदूरों या कहें कामगारों को, मजदूरों को जीवन निर्वाह योग्य वेतन या मजदूरी उपलब्ध कराएगा। जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी या वेतन उपलब्ध कराएगा, यानी उन्हें इतना वेतन मिलना चाहिए जिससे वो अपनी जो आवश्यकता है उनकी क्या कर सकें, मूलभूत आवश्यकता है वो उनकी पूर्ति कर सकें। इन्हें कम से कम इतना तो वेतन मिलना चाहिए। ये कौन से अनुच्छेद में, ये अनुच्छेद 43 में। अब इसमें एक अनुच्छेद और है 43A। इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा और इसमें जो प्रावधान है मजदूरों को या कामगारों को उद्योगों के प्रबंधन में, यानी अगर उनसे उद्योगों के प्रबंधन में भागीदार बनाया जाए। क्या साहब, यानी 43 ये कहता है कि उद्योगों में उन्हें क्या बनाया जाए, यानी अगर उद्योगों में, कंपनियों में, फैक्ट्रियों में अगर कोई निर्णय लिया जा रहा है तो उनका जो मैनेजमेंट है उनसे विचार विमर्श किया जाए, उनसे भी सलाह ली जाए। तो प्रबंधन में क्या, अब देखो पहले हमने काम मांगा 41 में, फिर कहा भैया काम की उचित मनोवांछित दशाएं होनी चाहिए, फिर कहा भैया जीवन योग्य निर्वाह योग्य मजदूरी मिलनी चाहिए 43 में, फिर कहा 43 में प्रबंधन मिलना चाहिए, और फिर हमने एक अनुच्छेद और जोड़ा और वो अनुच्छेद जोड़ा 43B और इसे जोड़ा 97वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 और 12 में लागू हुआ 2011। और लागू कब हुआ, ये लागू हुआ 2012 से। इसमें क्या है, सहकारी समिति स्थापित करने के बारे में बताया गया है 43 में। इस तरीके से 41, 42 और 43 को याद कैसे रखें। 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता उपलब्ध कराएगा। 42 में
काम की न्यायोचित और मनोवांछित दशाएं उपलब्ध कराएगा। 43 में जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी उपलब्ध कराएगा। 43A में प्रबंधन में भागीदार करेगा। 43B में सहकारी समितियों की स्थापना कराएगा या करेगा। इस तरीके से अनुच्छेद हुआ 41, 42 और 43। अगर हम बात करें 43 के बाद 44, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 इसमें कहा गया है राज्य समान नागरिक संहिता उपलब्ध कराएगा। देखो साहब, समान नागरिक संहिता का मतलब है, देखो हमारे भारत में क्या है कि हिंदुओं के विवाह के, तलाक के, शादी के नियम अलग हैं, मुस्लिमों के अलग हैं, उत्तराधिकार के उनके नियम अलग हैं, हमारे नियम अलग हैं। परंतु इस अनुच्छेद को उस समय स्वतंत्रता के समय इसलिए लागू नहीं किया गया या मौलिक अधिकार नहीं बनाया गया क्योंकि ऐसा माना गया कि अल्पसंख्यकों की मनमर्जी या उनकी मर्जी के खिलाफ बहुसंख्यकों द्वारा उन पर नहीं थोपा जा सकता। यानी अल्पसंख्यकों की ये धर्म से संबंधित अवधारणाएं थी, विचारधारा थी कि उनमें 3 तलाक है, कई शादियां कर सकता है, हिंदुओं की अलग जो उनका पर्सनल लॉ है उनका, और हिंदुओं की हिंदू संहिता अलग है। इस तरीके से तो देखो हमारे जो फौजदारी कानून हैं, फौजदारी मामलों में तो समान नागरिक संहिता है। अगर मुस्लिम एक जैसे मर्डर करता है या तो वो हिंदुओं को भी वही सज़ा मिलेगी और मुसलमानों को, परंतु मुस्लिमों के लिए जो दीवानी मामले हैं उनके लिए अलग कानून है उनका, और हिंदुओं के लिए अलग है। वो हिंदू जैसे बिना तलाक के केवल एक ही शादी कर सकता है और मुस्लिम एक साथ 3 शादी कर सकता है, 3 बीवी रख सकता है और 4 शादी कर सकता है। अगर हमारे यहाँ हिंदुओं का तलाक हो रहा है तो उन्हें तलाक के लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, और मुस्लिमों में क्या है कि उन्हें 3 शब्द बोल दो बार बार, 3 बार तलाक तलाक तलाक, चाहे लिख करके, चाहे व्हाट्सएप से, चाहे मुंह पे, या कैसे भी, तो उससे पत्नी से क्या हो गया उसका इस तरीके से तलाक हो जाता, छुटकारा हो सकता। तो ये उस समय लागू नहीं किया गया, ये नीति निर्देशक तत्वों में छोड़ दिया गया कि राज्य बाद में उनकी इच्छा के अनुसार या वो सहमत हो जाएंगे। तो हमारे एक न्यायाधीश छागला जी, उन्होंने भी कहा है कि ये मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ है, उनके साथ अन्याय है, प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है, और ये हिंदू और मुस्लिम महिलाओं के बीच विभेद करता है, विभेद उत्पन्न करता है, अन्याय है। तो इस तरीके से इसे समाप्त किया जाना चाहिए। और कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को निर्देश दिया है, परंतु सरकार ने इच्छा शक्ति की कमी के कारण और उलेमाओं के प्रभाव के कारण, उनके कुछ उलेमाओं के कारण उन्होंने इसको कभी भी प्रभावी करने का प्रयास नहीं किया। अभी मोदी सरकार ने इससे संबंधित एक 3 तलाक को अवैध घोषित कर दिया। अभी पूरी तरह ये समाप्त लागू नहीं हुआ है, अभी इसके कुछ जैसे 3 तलाक को अगर अब 3 तलाक देता है तो वो क्या माना जाएगा, अवैध माना जाएगा, वो गैर संवैधानिक माना जाएगा, दंडनीय अपराध माना जाएगा। तो 3 समान नागरिक संहिता का मतलब है हिंदू और मुस्लिम के लिए समान दीवानी कानून होंगे। तो हम कह सकते हैं
कि दीवानी मामलों में तो समान नागरिक संहिता है, परंतु दीवानी नहीं, फौजदारी, दीवानी में तो है ही नहीं, फौजदारी, लड़ाई झगड़े, मारकूट, फौजदारी मामलों में तो समान नागरिक संहिता है, परंतु दीवानी मामलों में समान नागरिक संहिता नहीं है। हिंदुओं मुस्लिमों के लिए पर्सनल लॉ व हिंदुओं के लिए हिंदू संहिता है। जैसे दीवानी मामले क्या हैं? दीवानी मामले, इन्हें सिविल मामले भी कहते हैं, जैसे विवाह विच्छेद, जैसे तलाक, जैसे पुत्री का संपत्ति में अधिकार, पिता की संपत्ति में अधिकार आदि, ये सारे कौन से मामले माने जाते हैं? दीवानी। तो देखो, अगर बात करें, जैसे बहुत सारे मुस्लिम कंट्री हैं, मुस्लिम कंट्रियों में भी आज अगर देखा जाए तो वहाँ पर भी समान नागरिक संहिता हो गई। ये कानून है, वहाँ पर आधुनिक कानून की स्थापना इराक, मिस्र, इंडोनेशिया, इस तरीके के देशों में हो चुकी है, परंतु अपने यहाँ नहीं है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। तो समान नागरिक संहिता का मतलब है कि सभी के लिए विवाह के, शादी के, तलाक के, और ये कानून कैसे होंगे? समान होंगे। क्या होंगे? समान होंगे। वही कहलाता है समान नागरिक संहिता। अगर बात करें, गोवा एकमात्र राज्य है जहां पर अपवाद स्वरूप समान नागरिक संहिता लागू है, भारत में नहीं है अभी। इसके अलावा तो हम कह सकते हैं गोवा एकमात्र राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। अगर बात करें, इस हाल ही में इससे संबंधित 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित किया गया है। समान नागरिक संहिता से संबंधित समान नागरिक संहिता से संबंधित 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित किया गया है।
असंवैधानिक घोषित किया गया है। यानी अगर अब कोई व्यक्ति इस तरीके के तीन तलाक बोलता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस तरीके का ये इसमें प्रावधान है अनुच्छेद 44। तो 44 किससे संबंधित है? समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अब है अनुच्छेद 45। देखो अनुच्छेद जो 45 में पहले प्रावधान था वो क्या था कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराएगा, शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ये प्रावधान था। क्या था? प्रावधान था। परंतु इसे 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 क में जोड़ दिया। किस में जोड़ दिया? 21 क में। तो 45 फिर समाप्त हो जाना चाहिए था। फिर जब समाप्त हो जाना चाहिए था, परंतु फिर इसमें प्रावधान कर दिया। क्या प्रावधान कर दिया? तो इसमें इसकी भाषा बदल दी। तो 86वें के द्वारा इसकी क्या बदल दी? भाषा। क्या भाषा बदल दी? इसमें अब कर दिया, पहले था 6 से 14 के लिए शिक्षा, अब कर दिया 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएगा और उनकी देखरेख करेगा। तो हम कह सकते हैं अनुच्छेद 45 की 86वां संविधान संशोधन 2000 के द्वारा इसकी भाषा बदली गई। इसमें प्रावधान किया गया कि राज्य 0 से 6 वर्ष तक के 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा तथा उनकी देखरेख करेगा। यानी अनुच्छेद 45 में पहले प्रावधान था कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को क्या उपलब्ध कराएगा? शिक्षा उपलब्ध कराएगा। परंतु 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको तो क्या बना दिया? मौलिक अधिकार बना दिया। अब इसमें जो नई भाषा जोड़ दी कि राज्य 0 से 6 वर्ष तक के बालकों की क्या करेगा? देखरेख करेगा और उन्हें प्राथमिक शिक्षा नहीं, प्री एजुकेशन शिक्षा उपलब्ध कराएगा। तो आप देखते हैं आंगनबाड़ी के जो केंद्र हैं वहाँ पर उन्हें शिक्षा दी जा रही है, उन बच्चों की देखभाल की जा रही है। इस तरीके से अनुच्छेद 45 में ये प्रावधान किया गया है। प्री प्राथमिक शिक्षा की बात हो रही, प्राथमिक नहीं, प्री प्राथमिक, प्री एजुकेशन। देखो अनुच्छेद 46 ये कहता है राज्य SC ST व कमजोर वर्गों को
शिक्षा व धन संबंधी शिक्षा और धन संबंधी सहायता उपलब्ध कराएगा। धन संबंधी, देखो ये कहता है अनुच्छेद 46 कि राज्य SC ST व कमजोर वर्गों OBC वगैरह को शिक्षा और धन संबंधी, दो आधार बताए हैं कि शिक्षा और धन संबंधी क्या करेगा, उनकी सहायता करेगा। तो देखो शिक्षा संबंधी, अरे SC ST को शिक्षाओं में हमने देखा कि भैया अनुच्छेद 15 4 जोड़ दिया, शिक्षा संबंधी सहायता हो गई, उनको शिक्षण संस्थानों में क्या दे दिया, आरक्षण दे दिया। फिर 15.5 में उच्च शिक्षण संस्थानों में भी दे दिया। धन संबंधी, अगर धन की बात करें तो धन संबंधी की बात करें तो देखो उन्हें स्कॉलरशिप दे रहे हैं, उस फीस में छूट दे रहे हैं, निःशुल्क कर रहे हैं। और आप देख रहे हो कि जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें भी उनके लिए फीस क्या होती है, कम होती है, नाम मात्र की रखी जाती है, कई में तो फ्री रखी जाती है। इस तरीके से यहाँ भी उपलब्ध करा रहा है। क्या करा रहा है, उपलब्ध करा रहा है। तो ये अनुच्छेद हुआ कौन सा, 46। अब बात करते हैं 47 की, जिसमें कहा गया है कि राज्य जो बालक हैं, समाज के वयस्क हैं, उन्हें पोषाहार उपलब्ध कराएगा कि भैया वो कमजोर ना हो, क्या ना हो, कमजोर ना हो, इसलिए उन्हें क्या कराएगा, पोषाहार उपलब्ध कराएगा। क्या कराएगा, पोषाहार। और जो मद्य निषेध करेगा, यानी जो हानिकारक दवाई, हानिकारक ड्रग्स हैं उनको रोकने का प्रयास करेगा, बंद करेगा। तो आप देखते हैं कि शराब को भी, जैसे कई राज्यों में जैसे बिहार वगैरह में शराब को बंद किया जा रहा है, तो इसी अनुच्छेद के 47। तो पहले पोषाहार दे रहा है, तो पोषाहार देने से काम नहीं चलेगा, पोषाहार देने से काम नहीं चलेगा। पोषाहार के साथ साथ उसे क्या करना होगा, जो हानिकारक ड्रग्स हैं, हानिकारक जो केमिकल्स हैं, शराब्स वगैरह, उनको भी क्या करेगा, रोक लगाएगा, प्रतिबंध लगाएगा, रोकने का प्रयास करेगा। और एक तरफ पोषाहार देते रहो और उनको रोक न लगाएं तो क्या उनको जीवन स्तर में विकास होगा ना, उनके जीवन स्तर में कोई विकास नहीं होगा, उनका जीवन स्तर उच्च नहीं होगा। तो देखते हैं राज्य पोषाहार उपलब्ध कराएगा तथा लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाएगा, स्वस्थ रहें वो इसलिए। और हानिकारक पेय पदार्थों जैसे शराब, ड्रग्स आदि पर रोक लगाएगा। क्या करेगा साहब, इन पर
रोक लगाएगा। क्या करेगा? इन पर राज्य क्या लगाएगा? रोक लगाएगा, शराब वगैरह इन पर इस तरीके से उनके पोषाहार उपलब्ध कराएगा। और आप देख रहे हो स्कूल्स वगैरह में आपको दूध, खाना, भोजन, अंडे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और इन पर जैसे अलग अलग राज्यों में कहीं शराब, कहीं ड्रग्स तस्करी, इनको रोका जा रहा है, तो अनुच्छेद 47 के तहत ही इनको किया जा रहा है। इस तरीके से अब बात करते हैं अनुच्छेद 48। इसमें कहा गया है कि राज्य कृषि और पशुपालन में, कृषि में, इनमें वैज्ञानिकता को बढ़ावा देगा, वैज्ञानिकता, और इनकी जो नस्ल है उनमें सुधार करेगा। पशु कौन कौन से? दुधारू पशु, दुधारू पशु, वाहक पशु जो वजन गाड़ी घोड़ा ले जाते हैं, वाहक पशु, और बछड़े होते हैं ना गाय के, बछड़ों, इनकी नस्ल में क्या करेगा? सुधार करेगा। नस्ल में क्या करेगा? नस्ल में सुधार। और कृषि में इनमें वैज्ञानिकता को बढ़ावा देगा, नई नई तकनीकी लाएगा। तो आप देख रहे हो कि कृषि में पहले बहुत 1 बीघा ज़मीन के अंदर बहुत कम अनाज होता था, आज बहुत ज़्यादा अनाज हो रहा है। और आप घर बैठे ही सब कुछ हो रहा है, काटने की, कूटने की सारी तकनीकी आ गई, सारी मशीनें आ गई। और इनकी नस्लों में इतना सुधार किया है कि ये बहुत कई 2-2 दिन में 2-2 3-3 बार दूध दे रहे हैं, और दूध की मात्रा 40-40 लीटर, 50-50 लीटर तक पहुंचा दी। तो कृषि और पशुपालन में क्या देगा? वैज्ञानिकता को बढ़ावा देगा। इस तरीके से इसको देखा। और इसमें दुधारू गाय, बछड़ों, दुधारू पशुओं की जो कट्टी होती है, इस पर क्या लगाएगा? रोक लगाएगा। क्या लगाएगा साहब? इनकी कट्टी पर या इनकी जो हत्या की जाती है उसको क्या करेगा? प्रतिषेध करेगा। तो आप देख रहे हैं कि गाय वगैरह पर जो यूपी वगैरह में जो गाय वगैरह की कट्टी पर या इनकी जो हत्या पर जो प्रयास किए जा रहे हैं वो अनुच्छेद 48 के तहत। अब है अनुच्छेद 48A, इसी में है। (48A) इसे 42वें के द्वारा जोड़ा। इसमें वन व वन्यजीव संरक्षण एवं संवर्धन करेगा। संवर्धन मतलब विकास। अरे वन और वन्य जीवों की क्या करेगा? रक्षा करेगा, संरक्षण करेगा और उनका विकास, संवर्धन करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जोड़ा 42वें संविधान संशोधन 1976। तो इसमें क्या है? वन्य जीव संरक्षण और उनका संवर्धन करेगा। तो वनों को कई भागों में बांटा है, आरक्षित, अनारक्षित, वर्गीकृत, अवर्गीकृत। तो इस तरीके के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जीव संरक्षण अधिनियम, हाथी या मोर को मारने पर आपको सजा होगी। जैसे सलमान खान को पूछ लो, बार बार जोधपुर हाईकोर्ट के चक्कर लगाते रहते हैं। इस तरीके से ये अनुच्छेद 48 है। इसके बाद देखें 48A हो गया 49, अनुच्छेद 49। ये कहता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक वस्तु तथा
स्थानों की देखभाल करेगा और इससे संबंधित कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। कौन बनाएगी? तो 49 में कहा गया है कि राष्ट्रीय महत्व की कोई स्मारक हैं, जैसे ताजमहल हुआ, लाल किला हुआ, इस तरीके के कोई स्मारक है, कोई वस्तु है, जैसे प्रताप की तलवार, सांगा की तलवार, कोई स्थान है जैसे मचकुंड अपना धौलपुर का, इस तरीके से यहाँ पर स्थान हुए, वस्तु हुई, स्मारक हुए, इनकी देखभाल करेगा, संवर्धन करेगा, रक्षा करेगा और इनके विकास के लिए क्या करेगा? कार्य करेगा। ये कौन सा अनुच्छेद है? 49। अब 50। देखो अनुच्छेद 50, इसमें कहा गया है कार्यपालिका व न्यायपालिका के बीच पृथक्करण होगा। पृथक्करण करेगा। देखो, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत माउंटेस्की ने दिया था। इसने कहा था कि कार्यपालिका, जो लोकतंत्र के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, ये तीनों अलग अलग होने चाहिए, क्योंकि जब एक ही व्यक्ति में निहित हो गए तो वहाँ लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती, क्योंकि वो क्या हो जाएगा? निरंकुश हो जाएगा। क्योंकि एक ही व्यक्ति कानून बनाए, लागू करे और उनकी रक्षा वही करे तो वो कैसा हो जाएगा? निरंकुश हो जाएगा। यानी अगर लोकतंत्र की स्थापना करनी है तो तीनों के अंतर्गत क्या होना चाहिए? विभाजन होना चाहिए। इसे कहते हैं शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। तो देखो, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच क्या होना चाहिए? पृथक्करण। यानी कार्यपालिका और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जब मिल जाएंगे तो फिर वहाँ न्याय की बात नहीं की जा सकती। यानी जो कार्यपालिका कहेगी, कार्यपालिका का मतलब सरकार, और यहाँ न्यायपालिका मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो हमने देखा कि शुरू से लेकर के अब तक हम जब मौलिक अधिकार पढ़े तो इनके बीच क्या रहा है? टकराव रहा है। क्या रहा है? टकराव। सरकार चाहती है कि सारी की सारी शक्तियां मेरे पास आ जाए, परंतु न्यायपालिका ये देखती है कि ये सही है, गलत है। परंतु जब दोनों ही एक हो जाएंगे तो फिर लोकतंत्र के बीच और राजतंत्र के बीच कोई भेद नहीं रहेगा। इसलिए ये कहा गया है। और इसी के आधार पर जो 99वां संविधान संशोधन था, 99वां संविधान संशोधन 2015 को इसी अनुच्छेद 15 के आधार पर 50 के आधार पर अवैध घोषित किया था। क्योंकि इस 99वें संविधान संशोधन के द्वारा एक न्यायिक नियुक्ति आयोग बना करके सरकार कह रही कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगी? कार्यपालिका करेगी। और कार्यपालिका न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगी तो न्यायाधीश कार्यपालिका के अनुसार कार्य करेंगे। तो इनके बीच क्या नहीं रहा? पृथक्करण नहीं रहा। इसलिए पृथक्करण होना चाहिए, शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। ये अनुच्छेद 50 है। 51 में अंतर्राष्ट्रीय हमारी विदेश नीति, शांति की भी बात की गई है। किसकी बात की गई है? शांति की बात की गई है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में शांति को बढ़ावा दे। 51 में क्या है? विदेश नीति है। पहली बात तो विदेश नीति की, और विदेश नीति कैसी हो? शांति पूर्वक होनी चाहिए, शांति पूर्ण होनी चाहिए। और विदेशी मामलों को मध्यस्थता के आधार पर निपटाना चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को कानून के प्रति या विधि के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना चाहिए। ये अनुच्छेद 51 में है। इस तरीके से हमारे नीति निर्देशक तत्व होते हैं कंप्लीट। क्या होते हैं? कंप्लीट। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।